नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण और आपका स्वागत है आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी वाली स्ट्रेटजी की जो महेश सर ने हमें दी है। तो हमने उसको समझा था, उसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स देखे थे, उसे कंपेयर किया था ईटीएफ शॉप जो लाइव है और पिछले एक साल की बैक टेस्टिंग सारा आपने देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो चीजें और मैं कवर करने वाला हूं अगले वीडियो में, यानी आज की वीडियो में। पहला है कि डाउन ट्रेंड मार्केट में कैसी रही इसकी परफॉर्मेंस एमटीएफ की, और दूसरा है नॉन एमटीएफ वर्जन यानी कि फायर शॉप। तो वीडियो के कमेंट में काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, एमटीएफ को लोगों ने सराहा और साथ में कई सारे लोगों ने कहा कि नॉन एमटीएफ वीडियो जल्दी लेकर आइए, तो आपके लिए मैं ले आया हूं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि नॉन एमटीएफ वर्जन क्या है, उसमें हमें कैसे उसे इंप्लीमेंट करना है, और देखेंगे उसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स, कंपेयर करेंगे उसे ईटीएफ शॉप से और जो एमटीएफ के हमने बिड वाले वर्जन देखे हैं उससे, ताकि पूरा कंपैरिजन हमें समझ में आ जाए। और साथ ही हम कंपेयर करने वाले हैं एक अप ट्रेंडिंग मार्केट और एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे रिजल्ट्स आए थे बैक टेस्टिंग में और डाउन ट्रेंड मार्केट में कैसे रिजल्ट्स आए थे। ओके, तो मुझे आइडिया क्यों आया कि ये फायर शॉप बनानी चाहिए, नॉन एमटीएफ वर्जन बनाना चाहिए, उसका आइडिया आया मुझे एमटीएफ की स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाते बनाते। तो उससे कुछ लर्निंग्स हुई थी मेरी, उनको पहले समझ लेते हैं। गुड पॉइंट्स टेकन फ्रॉम एमटीएफ स्ट्रेटेजी। तो एमटीएफ स्ट्रेटेजी में जो हम पहला बाय करते हैं वो एक लार्ज इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। कंपेयर कर रहा हूं मैं ईटीएफ शॉप से जहां हम छोटे छोटे अमाउंट में बाय करते हैं, लेकिन एमटीएफ में पहला बाय ही हम लार्ज अमाउंट से करते हैं। तो जो 3% का टारगेट है वो आ जाता है और अच्छे बड़े प्रॉफिट के साथ आता है। जब हम उसे कंपेयर करें वो 6% वाला प्रॉफिट। और एमटीएफ वाली स्ट्रेटजी में हम ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय कर पाते हैं जल्दी जल्दी, अपने जो भी हमने 5 लाख रखा है या जो भी ओवरऑल इन्वेस्टेबल कैपिटल रखा है उसे जल्दी से हम डिप्लॉय भी कर पाते हैं मार्केट में, और फिर प्रॉफिट बुकिंग करके निकाल भी लेते हैं काफी पोर्शन और फिर से उसे डिप्लॉय करते हैं, यानी कि मनी रोटेशन होता रहता है। और क्योंकि हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं उससे हमारा जो प्रॉफिट साइज है वो भी बड़ा हो जाता है, जो कि हमने बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स में ऑलरेडी देख लिया पिछले वीडियो में और आज भी देखने वाले हैं। और फिर हमने पिछले वीडियो में बिड वर्जन, बाय एंड डेप्थ वर्जन और एसआईपी वर्जन दोनों को कंपेयर किया था और देखा था कि बिड वर्जन के रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आ रहे थे। और एमटीएफ में हमने एक साथ मल्टीपल स्क्रिप्ट सेल भी करी थी, यानी कि एक दिन में सिर्फ मैक्सिमम एक सेल नहीं, जितने भी स्क्रिप्ट्स में 3% से ऊपर टारगेट आ रहा था उसको हम सेल कर रहे थे। और फिर हमने ये देखा कि सीलिंग लिमिट रखने से, जो कि उस स्ट्रेटजी में 14 थी, उससे हमारा ओवर ट्रेडिंग नहीं होता है। हम अपने जो एलोकेटेड कैपिटल हमने सोच के चले हैं शुरू में, उसी के अंदर अंदर हमारे ट्रेड चलते रहते हैं और उसी के अंदर हमारे अच्छे खासे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो सीलिंग लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट थी उसमें। तो ये तो हो गए गुड पॉइंट्स। अब बात करते हैं कुछ डाउन साइड्स जो एमटीएफ स्ट्रेटजी की है। तो सबसे पहला है सम ब्रोकर्स डू नॉट ऑफर एमटीएफ फैसिलिटी, जैसे कि जीरोधा। जीरोधा बहुत ही कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए, लेकिन अभी वो एमटीएफ की फैसिलिटी नहीं देता है। तो अगर आप जीरोधा में हैं और आप एमटीएफ करना चाहते हैं, या तो आपको नया ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, और नए ब्रोकर ढूंढने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप अपने प्रेजेंट ब्रोकर में ही करना चाहते हैं और एमटीएफ फैसिलिटी है भी तो भी बिना उसके करना चाहते हैं, या फिर एमटीएफ फैसिलिटी है ही नहीं और आप बिना एमटीएफ के करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो एक डाउन साइड बन जाता है, एमटीएफ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। एमटीएफ में फिर हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि हमें शेयर्स को प्लेज करना पड़ता है, ईटीएफ्स को प्लेज करना पड़ता है, और उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होता है जब तक हम वो मार्जिन मनी यूज कर रहे हैं, वो दोनों एडिशनल एक्सपेंसेस हैं जो नॉर्मली नहीं होते अगर हम एमटीएफ नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो पोर्शन हमारा इंटरेस्ट और प्लेजिंग में जा रहा है, अगर हम उसे बचा लें तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। और एमटीएफ में जो प्लेजिंग प्रोसेस है वो एडिशनल स्टेप है, तो किसी दिन अगर हम प्लेज करना भूल गए, उसका ऑथराइजेशन करना भूल गए, तो उसके रेपरकशंस होंगे। फिर एमटीएफ पोजीशंस में ऑटो स्टॉप लॉस भी होता है। तो ब्रोकर अपने रूल्स के हिसाब से एक स्टॉप लॉस सेट कर देता है, क्योंकि उसे अपने मार्जिन मनी को प्रोटेक्ट करना होता है। उसने आपको उधार पैसा दिया है, वो अनलिमिटेड लॉस नहीं खा सकता उस पर, तो वो स्टॉप लॉस लगा देता है आपके पोजीशन पे। तो जैसे ही वो स्टॉप लॉस के प्राइस पे आता है आपका स्क्रिप्ट, ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाता है, आपका लॉस बुक हो जाता है। तो ये भी एक डाउन साइड है एमटीएफ का। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें लर्न करने के बाद मैंने सोचा चलो एक नॉन एमटीएफ वर्जन बनाते हैं। तो मैंने बनाया फायर शॉप, और अभी मैं वर्जन 1.0 बता रहा हूं। इसी वीडियो में 2.0 भी बताऊंगा, और क्या है 1.0 और 2.0 में, क्यों 2.0 मुझे बनाना पड़ा, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। तो क्या है वर्जन 1.0 में, इसमें मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई। तो सबसे पहले हमारा जो ओवरऑल इन्वेस्टेबल कैपिटल है उसे हम 25 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 5 लाख टोटल इन्वेस्ट करना है तो उसे हम 25 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी एक पार्ट होगा ₹20,000। फिर इसमें मैंने शॉप रखी इक्विटी ईटीएफ की विद 43 ईटीएफ्स, और स्टॉक की शॉप रखी जिसमें है 10 स्टॉक्स जो कि हैं निफ्टी 50 के टॉप 10 मार्केट कैप वाले स्टॉक्स। ज्वेलरी शॉप को मैंने इसमें से रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि जब मैं एमटीएफ की स्ट्रेटेजी चेक कर रहा था उसमें मैंने देखा ज्वेलरी शॉप कभी कभी हमारे
प्रॉफिट बुकिंग को स्लो डाउन कर देती है, उसमें जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे इस वर्जन में 1.0 में मैंने ज्वेलरी शॉप को रिमूव कर दिया था, उसके बाद फिर मैंने उसकी बैक टेस्टिंग करी थी। बाकी रूल्स क्या थे स्ट्रेटजी में? इक्विटी ईटीएफ शॉप को मैंने 9 रैंक्स तक बढ़ा दिया था, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ईटीएफ है 43, तो इसके रैंक्स बढ़ा दिए ताकि इसमें ज्यादा बाइंग कर पाए और हमारे नो बाय डेज कम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाय कर ले कुछ ईटीएफ्स, कुछ स्टॉक्स, और कुछ दिनों बाद हमारे पास बाय करने के लिए कुछ बचे ही ना, क्योंकि शीट जब तक रेकमेंड नहीं करेगी, जब तक वो फाइंड नहीं करेगी कि करंट मार्केट प्राइस और 20 डीएमए का डिफरेंस किस ईटीएफ में सबसे ज्यादा है, हो सकता है वही ईटीएफ जो ऑलरेडी आपने बाय करे वही रेकमेंड कर रही हो, तो हम दोबारा बाय नहीं करते स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रैंक्स 3 से बढ़ा के 9 कर दिया। मैं कंपेयर कर रहा हूँ एमटीएफ स्ट्रेटेजी से, जहां पे 3 रैंक्स तक हम इक्विटी ईटीएफ रखते थे। बाकी स्टॉक में 3 रैंक्स उसमें भी थे, यहाँ पे भी मैंने 3 ही रखे। और फिर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 2 पार्ट मैंने इक्विटी ईटीएफ में लिए। तो जो 9 रैंक्स में से इक्विटी ईटीएफ आते हैं, टॉप में जो 2 रैंक्स में आ रहे थे उसको 2 बाय कर लिया और एक स्टॉक में से बाय कर लिया। ठीक है, तो हमारा बाइंग कितना हो जाएगा? एक पार्ट हमारा 20,000 का है और एक दिन में हम 3 पार्ट्स तक ले सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि अप टू 60,000 हमारा इन्वेस्ट हो जाता। और फिर ओवरऑल मैक्सिमम पोजीशन को मैंने बढ़ा दिया, 14 से 20 कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी कैलकुलेशन इस तरह है, मैक्स कैपिटल इन्वेस्ट होगा अगर हमारे 20 पोजीशंस आ जाते हैं, 20,000 इंटू 20, क्योंकि 20,000 का एक पार्ट है और उसे 20 बार इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग ईटीएफ्स और स्टॉक में, तो वो हो जाएगा 4 लाख रुपीज। बाकी का जो 1 लाख रुपीज बचेगा वो हमारा यूज होगा बाय इन डिप्स, बिट्स में। और बिट्स किस तरह है कि जैसे ही स्क्रिप्ट 2.5% गिरती है, अब इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं है 20 डेज या कुछ भी, क्योंकि हम यहाँ पे एमटीएफ नहीं कर रहे हैं। तो जिस भी दिन हमारा बाय किया हुआ ईटीएफ या स्टॉक 2.5% गिरा, उस दिन मैंने उसको बिड में बाय कर लिया एडिशनल यूनिट्स। और बिड में इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रखा? जो भी हमारा इनिशियल फर्स्ट बाय में उस ईटीएफ में इन्वेस्ट किया गया था उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करके। तो जैसे हमने ऊपर के एग्जांपल में देखा, एक पार्ट में 20,000 इन्वेस्ट हो रहे थे, तो बिड में उसका 1/10 पार्ट यानी कि 2,000 इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो सपोज पहले दिन निफ्टी 20 आया, आपने खरीद लिया और कुछ दिनों बाद वो 2.5% गिर गया, तो उसको और खरीदना है लेकिन सिर्फ 2,000 रुपीज से। तो ये है बाय इन डिप्स। और एक दिन में अगर मल्टीपल भी बिड्स आ रहे थे, जितने बिड्स आ रहे थे उनको सबको बाय किया। ऐसे नहीं कि एक दिन में मैक्सिमम 3 रखा या ऐसा कुछ रखा, बिड्स के लिए कोई लिमिट नहीं रखी मैंने बैक टेस्टिंग में। और फिर जिस भी स्क्रिप्ट में टोटल 3% आ गया एवरेज प्राइस पे, क्योंकि हम पहला बाय कर रहे हैं, अगर बिड्स कर रहे हैं तो बहुत सारे यूनिट्स अलग अलग प्राइस पे बाय होंगे, तो जो भी एवरेज प्राइस निकल के आता है उसका 3% मैंने कैलकुलेट किया और उस 3% पे सेल कर दिया जिस में भी सेल आया। एक दिन में अगर एक ईटीएफ में स्टॉक में सेल आया, एक किया, अगर एक से ज्यादा आया, जितना भी आया 4, 5, 6 जितना भी आया वो सब सेल कर दिए उस दिन। तो मैक्सिमम सेलिंग लिमिट कुछ नहीं था इसमें। और उसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया उसमें से हमने डिडक्ट किया ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्जेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये सब हटाने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बन गया उसमें से हमने अपने आप को 20% डिविडेंड दिया। और बाकी का जो अमाउंट बच गया 20% डिविडेंड हटाने के बाद, उसको यूज किया ग्रोथ अमाउंट में, यानी कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आए तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसे ओवरऑल इन्वेस्टेबल कैपिटल में डाल दिया और उसके हिसाब से जो फिर नया अमाउंट आया 25 पार्ट्स निकालने के बाद उसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया। तो धीरे धीरे जैसे प्रॉफिट बढ़ते हैं हमारा इन्वेस्टेबल कैपिटल भी बढ़ता गया, तो उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है उससे। तो अब बात करते हैं बैक टेस्टिंग की। इस स्ट्रेटेजी को जो मैंने बनाया उसको जब बैक टेस्ट किया तो उसके रिजल्ट्स क्या आए, और उसका कंपैरिजन हम करने वाले हैं 2 और वर्जन से। और उसे करने से पहले एक और बार आपको रिमाइंड करा दूं, हिस्टोरिकल रिजल्ट्स डू नॉट गारंटी सिमिलर रिजल्ट्स इन फ्यूचर। मतलब जो हम हिस्टोरिकली देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी हमें मिल जाती है कि ऐसा ही फ्यूचर में होगा। हो सकता है सिमिलर रिजल्ट्स आए, हो सकता है बेहतर रिजल्ट्स आए, हो सकता है उससे खराब रिजल्ट्स आए। कोई भी गारंटी नहीं माननी चाहिए शेयर मार्केट में कि ऐसा ही होगा। तो बैक टेस्टिंग में मैंने पहले यूज किया एमटीएफ स्ट्रेटेजी का बिट्स वर्जन और पीरियड यूज किया 27 अप्रैल से 28 जुलाई, जो कि सेम पीरियड है जो मैं लाइव ईटीएफ शॉप में कर रहा था। ठीक है, ताकि हम ये कंपेयर कर सकें कि लाइव में जो हमारे रिजल्ट्स है, जो एक्चुअल प्रॉफिट आया, अगर हम उसे एमटीएफ में कर रहे होते तो क्या प्रॉफिट आते, और फिर उसे अगर हम फायर शॉप में करते, और इसको मैंने दिया है फायर शॉप विदाउट ज्वेलरी क्योंकि इसमें से मैंने ज्वेलरी निकाल रखे हैं, 1.0 वर्जन जो है, तो इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं सेम पीरियड में। आइए वो देख लेते हैं रिजल्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइव ईटीएफ शॉप। लाइव का मतलब है मेरी वाइफ ऑलरेडी इस ईटीएफ शॉप को लाइव कर रही है, उसने क्या एक्चुअल प्रॉफिट्स कमाए, उसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो 3 महीने हो गए हैं उस वाली स्ट्रेटेजी को, तो ये है रिजल्ट्स। टोटल प्रॉफिट 11,920 और उसका रन रेट देखें सीएजीआर का तो 17.27%। और ये हम ऑलरेडी देख चुके थे पिछले वीडियो में। और फिर उसको कंपेयर करते हैं एमटीएफ के साथ, बिड वर्जन के साथ, उसमें रिजल्ट आए 21,834। और ये जो 21,834 है ये प्लेजिंग और एमटीएफ का जो इंटरेस्ट है वो निकालने के बाद के हैं, ताकि हम सेम अमाउंट कंपेयर कर सकें दोनों स्ट्रेटेजी में।
तो यहाँ पे CAGR का रन रेट आया 24.47%, यानी कि ETF शॉप से कंपेयर करने में बहुत बढ़ चुका है यहाँ पे। फिर बारी आती है हमारे तीसरे नए वर्जन की, जो है फायर शॉप विदाउट ज्वेलरी। सेम पीरियड, सेम टोटल इन्वेस्टेबल कैपिटल 5 लाख। उसमें क्या रिजल्ट आए? 49,000 रुपीज का प्रॉफिट और CAGR का रन रेट 48%, यानी कि MTF से ही कंपेयर करें तो ये डबल से भी ज्यादा हो गए यहाँ प्रॉफिट। दिस वॉज माइंड बॉगलिंग फॉर मी। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं रुका, मुझे लगा कि कुछ तो और रिसर्च करनी जरूरी है इसमें, ताकि सारे पहलू हमारे सामने खुल के आए। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि इन 3 महीनों में ऐसा क्या हुआ था जो इतने अच्छे रिजल्ट्स आए इस तीसरे वर्जन में। तो सीधा सीधा ख्याल आया ऑब्वियसली कि निफ्टी भागा है, बुल फेज चल रहा है। तो 27 अप्रैल से 28 जुलाई 2023 निफ्टी 50 के रिटर्न, जो कि हमारा बेंचमार्क रहता है, उसमें आए थे 9.74%, क्योंकि बुल फेज चल रहा था। तो ऑब्वियसली जब बुल फेज चल रहा होता है, निफ्टी भाग रहा होता है, तो बाकी के ETFs और सेक्टर्स भी भाग रहे होते हैं, तो इसलिए हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन नहीं निकाला कि ओके ऐसे रिजल्ट आ रहे तो ऐसे आते रहेंगे। ऑब्वियसली बुल फेज में जो रिटर्न आते हैं वो बेयर फेज में नहीं आ सकते। तो इसके बाद मैंने ढूंढा एक बेयर फेज इसी 1 साल के अंदर अंदर, जहां पे मैं इसको बैक टेस्ट कर सकूं और अच्छे खासे पीरियड के लिए बेयर फेज चलाओ, यानी कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए मार्केट गिरा और उसे मैं बेयर फेज कह लूं। तो मैंने ढूंढा एक 4 मंथ्स का पीरियड, 30 नवंबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023, जहां पे निफ्टी गिरा -9.5%। तो पिछला जो फेज टेस्ट किया था मैंने, उसमें प्लस में था ऑलमोस्ट 9.5%, उससे थोड़ा सा ज्यादा, और यहाँ पे -9.5%, यानी कि एकदम ऑपोजिट सिचुएशन मिल गई मुझे। ठीक है, ये है निफ्टी का चार्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9.5% का गिरावट, और उसके बाद ऊपर उठने लगा। ठीक है, ऊपर उठने वाले पीरियड को तो हमने देख ही लिया, लेकिन नीचे गिरने वाले पीरियड में क्या हुआ था वो अब देखते हैं। तो अब यहाँ पे मैं 2 वर्जन कंपेयर करूंगा। पहले देखते हैं MTF शॉप बिड में क्या हुआ। इसमें आए हमारे 18,702 रुपीज का प्रॉफिट और CAGR का रन रेट 12.08%। ओके, अगर हम एब्सोल्यूट प्रॉफिट देखें तो 3.85% का एब्सोल्यूट प्रॉफिट बन रहा था, जो हमारा ओवरऑल इन्वेस्ट हुआ अमाउंट उस पे। तो यानी कि निफ्टी से तो ऑब्वियसली बहुत बेहतर है। जहां निफ्टी -9.5% दे रहा था, वहां पे हमें इस MTF बिड में 3.85% प्लस में मिल रहा था, यानी कि निफ्टी को तो बहुत अच्छे से बीट करा इसने। फिर बात करते हैं हमारे नए वर्जन की, फायर शॉप विदाउट ज्वेलरी। उसमें रिजल्ट आए 11,328। ऑफ कोर्स निफ्टी को ये भी बीट कर रहा है, लेकिन कंपेयर करें MTF शॉप बिड को और इसको, तो यहां इसके रिटर्न्स कम है। तो फिर मैंने ये सोचा कि इसके रिटर्न्स क्यों कम आए हैं। तो जैसे बुल फेज में मेरे को ख्याल आया कि वहां रिटर्न ज्यादा क्यों आ रहे हैं, बेयर फेज में मुझे ख्याल आया कि यहाँ रिटर्न्स कम क्यों आ रहे हैं। तो इसका भी रीजन फिर मैंने ढूंढा। तो इसमें मैंने एक मेजर चेंज क्या किया था स्ट्रेटजी में, मैंने ज्वेलरी के ETFs हटा दिए थे। फिर मैंने चेक किया चार्ट्स ज्वेलरी का। तो गोल्ड का चार्ट की बात करूं तो इसी पीरियड में गोल्ड राइज हुआ था 11% से, यानी कि प्लस में गया 11%, और सिल्वर की बात करूं वो राइज हुआ था 13% से। तो एक जनरली जो कहते हैं, जब मार्केट गिर रहा होता है, इक्विटी मार्केट गिर रहा होता है, गोल्ड और सिल्वर ये बढ़ रहे होते हैं। तो काइंड ऑफ इनकी ऑपोजिट चाल चलती है मोस्टली, एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं चलती, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जब निफ्टी गिर रहा था तो ये बढ़ रहे थे। तो इसी चीज को मैंने सोचा हमें इसे इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है हमारी स्ट्रेटजी में, यानी जो ज्वेलरी के मैंने ETFs हटाए वो शायद सही डिसीजन नहीं था। तो फिर मैंने उन्हें वापस रखा और फिर बनाया 2.0 वर्जन। तो उसमें क्या है, पहला पार्ट वही है कि उसे 25 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेकंड में मैंने ज्वेलरी ETFs को वापस ले आया, यानी कि 3 शॉप्स बन गई, इक्विटी ETFs, ज्वेलरी ETFs एंड निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स। तो इक्विटी ETF की जो शॉप थी उसमें मैंने टॉप 5 रैंक स्क्रिप्ट्स ही ली। तो पिछले वाले में मैंने 9 रैंकिंग रखी थी, लेकिन यहाँ घटा के 5 कर दी, क्योंकि अब ज्वेलरी शॉप भी आ गया था, तो यहाँ पे ज्यादा रैंकिंग नहीं रख सकता था, इसलिए 5 रैंकिंग के साथ मैंने बैक टेस्टिंग की है। और फिर इन्वेस्टमेंट, एक पार्ट इक्विटी ETF में गया और एक पार्ट ज्वेलरी ETF और एक पार्ट स्टॉक में गया, यानी कि ओवरऑल हमारा एक दिन में सेम इन्वेस्टमेंट हो रहा है 60,000 मैक्सिमम। ठीक है, किसी दिन हो सकता है ETF ना आए हमारे रैंकिंग में, किसी दिन हो सकता है स्टॉक ना आए रैंकिंग में, तो मैक्सिमम तो 60,000 है, लेकिन उससे कम भी इन्वेस्ट हो सकता है किसी किसी दिन, जो आप बैक टेस्टिंग में देख भी पाएंगे खुद से। और ओवरऑल मैक्स पोजीशन की जो सीलिंग लिमिट है वो 20 ही है, और जो बिड बाय एंड डिप्स का क्राइटेरिया सेम, 2.5% के फॉल पे बाय करते हुए चलो और 3% का टारगेट लेके चलो, और जो डिविडेंड वगैरह है वो सब चीजें सेम है। तो जो 2 चीजें बदली मैंने ग्रीन कलर में यहाँ हाईलाइट कर दी हैं कि 2.0 में मैंने क्या चेंज किया। अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स। फॉलिंग पीरियड में जो डाउन ट्रेंड चल रहा था 30 नवंबर से 31 मार्च, निफ्टी जहां 9.5% गिरा, तो MTF बिट्स में रिजल्ट आए 18,702, और
फिर मैंने थोड़ा और देखा इसमें कि इक्विटी ETF में कितने सेल हो रहे थे, 5, ज्वेलरी ETF में 11 सेल्स हुए थे और स्टॉक्स में 3 सेल्स हुए थे। यानी कि ज्वेलरी ऑफ कोर्स रूल कर रहा है, यहाँ पे 11 सेल्स हुए। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो इक्विटी में और स्टॉक में मिला के उससे ज्यादा ज्वेलरी ने जनरेट किया था। तो फॉलिंग मार्केट में हमें ज्वेलरी ने जो सपोर्ट दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था यहाँ पे, इसलिए हम निफ्टी से ज्यादा रिटर्न कमा पाए इस स्ट्रेटेजी में। अब बात करते हैं फायर शॉप विद ज्वेलरी, उसके क्या रिजल्ट्स आए। इसमें आए 21,216, यानी कि निफ्टी से काफी अच्छे रिजल्ट्स, और जो हमारा MTF का वर्जन है उससे भी बेहतर रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वेलरी में ऑफकोर्स ज्वेलरी ने हमें सपोर्ट दिया है, 12 सेल्स हुए हैं इसमें, और दोनों बाकी में 8 और 7 सेल्स। और प्रॉफिट वाइज इक्विटी में 5,700, स्टॉक में 5,300 और ज्वेलरी में 10,000। यानी कि ज्वेलरी का सपोर्ट साफ दिख रहा है कि हमें जो फॉलिंग मार्केट है वहां पे ज्वेलरी हमें सपोर्ट करती है, इसलिए महेश सर ने ज्वेलरी को इसमें इंक्लूड किया है और इसे बनाया है एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजी ज्वेलरी के साथ। तो फाइनल रिजल्ट की बात करूं, सारे रिजल्ट एक साथ देखते हैं ताकि फाइनल कंपैरिजन हमारे दिमाग में एक साथ छप जाए। पीरियड 27 अप्रैल से 28 जुलाई तक जो शुरू में हमने पीरियड लिया था, क्योंकि ये लाइव ETF शॉप से हम कंपेयर कर सकते हैं जो एक्चुअल प्रॉफिट हमने जनरेट किया था। तो यहाँ पे हमने 11,920 का प्रॉफिट जनरेट किया, और MTF शॉप की बैक टेस्टिंग में हमें 21,800 का प्रॉफिट दिखा। फायर शॉप विदाउट ज्वेलरी में हमने 49,000 का प्रॉफिट देखा, और फायर शॉप विद ज्वेलरी में हमने 33,000 का प्रॉफिट देखा। ऑफ कोर्स ये आप विद ज्वेलरी और विदाउट ज्वेलरी को देखेंगे तो विदाउट ज्वेलरी ज्यादा ऊपर है, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको रीजन बता दिया, क्योंकि ये मार्केट भाग रहा था, बुल फेज चल रहा था, इसलिए वहां पे ज्यादा है। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि ये स्ट्रेटेजी हम सिर्फ बुल फेज में नहीं करने वाले हैं, ये स्ट्रेटजी को हम ऑल वेदर में करना चाहते हैं, यानी कि ऑल मार्केट कंडीशंस में कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें ये नहीं पता कि कब फॉल आ जाएगा, कितना फॉल आ जाएगा। तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो जो ज्वेलरी वाले ETF हैं वो हमें सहारा देने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि जब मार्केट भाग रहा है तो वो प्रॉफिट जनरेट ही नहीं करते, हाँ थोड़ा कम स्पीड से करते हैं, लेकिन वो भी करते रहते हैं। लेकिन जब मार्केट फॉल होता है तो उनकी स्पीड ज्यादा देखी हमने, जो पिछली बैक टेस्टिंग करी थी डाउन ट्रेंड मार्केट में। यानी कि अगर आपको एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजी चाहिए तो फायर शॉप विद ज्वेलरी इज द आंसर टू दैट। तो मैं दोनों शीट्स का इस वीडियो में लिंक दे दूंगा, फायर शॉप विदाउट ज्वेलरी एंड फायर शॉप विद ज्वेलरी। आपको जो पसंद है आप वो वाली चूज कर सकते हैं और उसे बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि गूगल शीट लिंक विल शो अप ऑन दिस वेबसाइट पोस्ट द कंप्लीशन ऑफ पेमेंट। प्लीज मेक अ कॉपी ऑफ द शीट एंड देन यूज दैट कॉपी फॉर योर इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग। जैसे ही आप ये पेमेंट कंप्लीट करेंगे उसके बाद इसी वेबसाइट पे आपको गूगल शीट का लिंक मिल जाएगा, जिसकी कॉपी आपको बनानी है, उसके बाद आप वो शीट यूज कर सकते हैं। तो कैसे होगा वो स्टेप्स देख लेते हैं एक बार। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद पे बटन पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी का पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहां पे आपको गूगल शीट का लिंक मिल जाएगा, इसको आप कॉपी कीजिए और अपने ब्राउजर में खोलिए और गूगल शीट आपके सामने होगी। इसके बाद आपको यहाँ फाइल में जाके मेक अ कॉपी करना है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल शीट है सेम लिंक सभी को मिलेगा, लेकिन आपको अपनी शीट बनाने के लिए हमेशा की तरह मेक अ कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप इस शीट का नाम रखना चाहते हैं वो डालना है, और मेक अ कॉपी बटन दबाते ही इसकी कॉपी आपकी गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी और उस कॉपी को आपको यूज करना है। अगले वीडियो में मैं लेकर आने वाला हूं डेमो ऑफ यूजिंग द बैक टेस्टिंग शीट एंड डेमो ऑफ यूजिंग द इन्वेस्टमेंट शीट्स। इन सभी चीज की जो मैंने अभी तक आपको बताया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि शीट्स को कैसे यूज करना है। कई लोग छोटी मोटी एरर करते हैं, छोटी मोटी एरर की वजह से आपके नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उस शीट को मैं अच्छे से समझाने के लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो जल्दी लाने वाला हूं, तो उसको आप देख के शीट को यूज करना शुरू कर सकते हैं। जिनको ऑलरेडी पता है मैं शीट किस तरह बनाता हूं, मैंने सेम पैटर्न रखा है, तो आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं वो उस वीडियो को देखने के बाद मेरी शीट को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद करता हूं नॉन ETF वर्जन आपको पसंद आया। कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये, और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इस शीट के लिंक जो आप परचेज कर सकते हैं, सेम प्राइस रखा है मैंने, शीट के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।